चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर अध्ययन करने हेतु हम पुनः उपस्थित हैं। आज का जो टॉपिक है वह है अध्याय 4, संघ की न्यायपालिका। जैसा कि हम जानते हैं, राजकाज चलाने के लिए संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई है। तो जो संघ की न्यायपालिका है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है, उससे संबंधित है अनुच्छेद 124। यह थोड़ा सा बड़ा है अनुच्छेद, हम इसके लिए थोड़ा सा गंभीरता से अध्ययन करेंगे और थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे। इसमें अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के संबंध में है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिंदु हैं और इसके आगे अनुच्छेद 124 का, 124 खा और 124 गा तक हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे, उबाऊ लग सकता है, लेकिन बहुत काम का है। जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा प्रयास है कि यह सरल सुबोध शैली में हो और समझ में आने वाला हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की व्यवस्था दी गई है। बिंदु क्रमांक 1 में भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अर्थात कानून द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक 30 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। अर्थात अधिकतम 30 न्यायाधीश होंगे। बिंदु क्रमांक 2, अनुच्छेद 124 का में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। अर्थात उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं माननीय गवई साहब, वो केवल 6 माह बाद ही इस आयु सीमा को पार करने जा रहे हैं, इसलिए इनका कार्यकाल 6 माह का ही है। परंतु कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। किन्हीं वजहों से यदि कोई न्यायाधीश पद त्यागना चाहता है तो यह पत्र लिख करके और त्याग कर सकता है। खा, किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा, यानी महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकेगा। 2 का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आय ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसकी संसद विधि द्वारा उपबंध करे। बिंदु क्रमांक 3, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हत होगा, यानी योग्यताधारी होगा, जब वह भारत का नागरिक है। यदि भारत का नागरिक नहीं है तो वह अयोग्य माना जाता है। और बिंदु क्रमांक का, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, यह पहली शर्त है। या ख, किसी उच्च न्यायालय का
ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। यदि न्यायाधीश नहीं रहा तो कम से कम 5 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है। राष्ट्रपति महोदय यदि समझें कि ये बहुत पारंगत कानून के ज्ञाता हैं तो उन्हें नियुक्ति दी जा सकती है। यहाँ पर स्पष्टीकरण 1, 2 दिए गए हैं। स्पष्टीकरण 1 में इस खंड में उच्च न्यायालय से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है या इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था। स्पष्टीकरण 2, इस खंड के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात ऐसा न्यायिक पद धारण किया है जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है। अब यहाँ हम बिंदु क्रमांक 4 पर आते हैं। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन का तात्पर्य है राज्यसभा और लोकसभा द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। बिंदु क्रमांक 5, संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। बिंदु क्रमांक 6, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। बिंदु क्रमांक 7, कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं करेगा। 124 का अनुच्छेद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था है। इसमें बिंदु 1 और 2 हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से जाना जाने वाला एक आयोग होगा जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। इसमें आयोग में यह लोग होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष होंगे। उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के उपरांत हों पदेन सदस्य। विधि और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य। 2 प्रबुद्ध नागरिक जिनका नामांकन प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के नेता विपक्ष या ऐसा नेता नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़ी एकल विपक्षी पार्टी के नेता इनकी समिति करेगी। ये सदस्य होंगे बशर्ते इन 2 प्रबुद्ध व्यक्तियों में से एक नामांकित व्यक्ति व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक या महिला इन वर्गों से हो। आयोग द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति का नामांकन यह केवल 3 वर्षों के लिए किया जाएगा तथा वह पुनर्नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा, दोबारा उनका नामांकन नहीं किया जा सकेगा। बिंदु क्रमांक 2 में व्यवस्था है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के किसी भी कार्य पर या कार्यवाही पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा
या उसे अवैध घोषित नहीं किया जाएगा कि आयोग का कोई पद खाली था या आयोग की संरचना में कोई त्रुटि थी। बिंदु क्रमांक 1, अनुच्छेद क्रमांक 124 खा आयोग के कार्य। यह आयोग क्या कार्य करेगा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का यह कर्तव्य होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, अन्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करना। खा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से किसी दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण के लिए सिफारिश करना। गा यह सुनिश्चित करना कि सिफारिश किए गए व्यक्ति सक्षम व योग्य हैं। अंतिम खंड है इसका 124 का। संसद की कानून बनाने की शक्ति। संसद विधि द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है तथा आयोग को अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्रक्रिया, व्यक्तियों के चयन के लिए नियुक्ति के तरीके तथा अन्य इसी तरह के अन्य मामलों को जिन्हें जरूरी माना जाएगा, नियम बनाने के लिए आयोग को शक्ति प्रदान करेगी। तो यह आज का वचन रहा। आशा है आपको उपयोगी लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। तो अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार कमेंट के रूप में अवश्य दें। कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने गिफ्ट देकर सम्मानित किया है। मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे।